समाधि है, सभी जो निर्बीज समाधि है, ये आपने लिखना है। उसके बाद समापत्ति के बारे में लिखना है और उसके बाद फिर लास्ट में आपने कैवल्य के बारे में लिखना है, जो योग सूत्र में वर्णित है कि कैवल्य क्या है। ये भी बहुत बढ़िया है, कॉन्सेप्ट ऑफ समाधि एंड कैवल्य, KAIVALY। वो तो कर्म सिद्धांत है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमाणास एंड कर्म सिद्धांत। उन्नीस 4 दिन में खत्म हो जाएंगे आप लोगों के, 19, 20, 21, 22। मैम 17 तारीख से शुरू हो गई थी, कैलेंडर में शो नहीं हो रहा कुछ भी। कैलेंडर में सर होगा, उसमें मिड सेमेस्टर एग्जाम करके लिखा होगा। मैंने कोशिश की, पता नहीं चल पा रहा है। आप कह रहे थे ना 17, 18, 19, 20। हाँ उसमें है सर, उसमें कोई बात नहीं, मैं उसको ना सर्कल करके दे दूंगी आप लोगों को, डोंट वरी। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए PHE 609। असाइनमेंट किस डेट तक जमा करवानी है जी? हाँ वो अभी डिसाइड करेंगे सर, MSc के बाद जमा करना है आप लोगों को। PHE 609 तो पहले 1 था, 608 था बेटा पहले, PHE 608 पतंजलि योग दर्शना। दूसरा है अब है PHE 609। इसमें सबके नाम लिख लो, कॉपी पेस्ट कर लो और मैं बता रही हूँ। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ योगा एंड एक्यूप्रेशर थेरेपी with reference to त्रिशरीर, पंचकोश, and nadis। नाड़ीज, हाँ ये ठीक है, ये चक्रास या नाड़ीज ऐसे करके। नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट लाल सर, हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आयुर्वेदिक थेरेपी। उसके बाद किसका नंबर है? रोहित का लिखिए कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्राणिक थेरेपी। प्राणिक थेरेपी। उसके बाद तन्वी का है रिलेशन बिटवीन अष्टांग आयुर्वेदा एंड अष्टांग योगा। हाँ इससे पहले लिखो इंट्रोडक्शन टू पंचकर्मा, एंड रिलेशन बिटवीन अष्टांग आयुर्वेदा एंड अष्टांग योगा। उसके बाद नेक्स्ट मृदुल का है मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एंड कॉन्स्टिपेशन अकॉर्डिंग टू योगा, एक्यूप्रेशर एंड प्राणिक हीलिंग। नेक्स्ट हरदीप मैम का है मैनेजमेंट ऑफ
डायबिटीज, ओबेसिटी एंड आईज प्रॉब्लम according to yoga, acupressure and pranic healing. उसके बाद नेक्स्ट है, बस खत्म, सही लोग ये 610। मैम 2-2 असाइनमेंट्स है ना? नहीं सर 4 असाइनमेंट है। अभी 2-2 लिखाई है ना? अभी 2 लिखाई, अभी ये तीसरी लिखवा रही हूँ। तीसरी पीएचई 610। ये है पहले मदन सर, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन साइकोलॉजी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाल सर का कॉन्सेप्ट ऑफ soul, mind stuff and consciousness according to Indian and Western psychology. लाल सर को बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट किसका है? रोहित जी का डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ from childhood to old age with reference to mental and moral development. नहीं वो तो मेरा है, आई एम द टीचर। हाँ वो प्राइवेट कोर्स चल रहा है। हाँ वो मेरा पर्सनल है, इसीलिए पहले मैंने आप लोगों से परमिशन ली थी। अगर वो सीखना चाह रहे हो तो मैं एक साथ सिखाती हूँ, अदरवाइज फिर मुझे अलग अलग पढ़ाना पड़ेगा। वो ये चीज है। हाँ नहीं वो 3000 आपने मुझे देने हैं ना? हाँ जी मेरे इस पे गूगल पे चलता है, मेरे नंबर पे, मेरे BSNL वाले नंबर पे 9411 जिस पे व्हाट्सएप चलता है ना, उस पे। ओके, दूसरा है तन्वी जी का। तन्वी जी का है डेफिनेशन आप टाइप। कुछ कह रहे थे मेरे को, मेरे बीच में कॉल आ गई थी। सर मैंने आपका ना टॉपिक दिया था आपको। ये ग्रुप में डाल रहे हो ना, मैं वहां से उठा लूंगा जी। हाँ जी सर, आप ग्रुप में डालिएगा। हाँ वो तो प्रैक्टिकल है, वो तो अलग है। नहीं 94996358 जिस पे व्हाट्सएप चलता है। तन्वी जी का है डेफिनेशन टाइप एंड प्रिंसिपल्स एंड मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। टाइप्स, प्रिंसिपल्स एंड मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट उसके बाद है मृदुल जी का है जी। ओके, आपका है मीनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनालिटी एंड मेमोरी का कोई प्रिंसिपल नहीं है, इसके टाइप्स हैं एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी लिखो। ठीक है, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है। ओके नेक्स्ट कौन है? हरदीप मैम का लिखिए
हाँ, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा खत्म, बहुत ढेर सारा बच गया अभी, इसमें कैसे पढ़ोगे आप लोग, जबकि मैंने इसमें से काफी चीजें हटाई हैं। चलो कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद है टीचिंग मेथड्स, पीएचई 611। टीचिंग मेथड से नहीं होगा। ये है मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ टीचिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। उसके बाद लिखिए हाँ modern concept of teaching and presentation technique। तन्वी का है तन्वी का लिखिए मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। नेक्स्ट रिजल्ट का लिखिए टूर्नामेंट्स एंड कंपटीशन, योगा टूर्नामेंट्स एंड कंपटीशन। ओके ओके, तो आपने सिंपल जो मैचेस होते हैं, लीग मैचेस और नॉकआउट मैचेस, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो योग में जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें नॉकआउट और ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो फिर कॉम्पिटिशन लिखना है, और जो अंडर 19 और इंटर यूनिवर्सिटी के जो रूल्स रेगुलेशन है वो सब चीजों के बारे में आपने लिखना, ठीक है। और मेरे से नोट्स लेना, अगर योगा के अगर ना मिले आपको अंडर 19 के और AIU के, तो वो मेरे से लेना। ओके, और लास्ट में हरदीप मैम का लिखिए demonstration method in method इसके its types and importance। ओके तो आप लोगों के 4 लेसन प्लान्स हो गए हैं, सॉरी असाइनमेंट्स हो गए हैं, 4 असाइनमेंट। मैं मेरी चौथी कौन सी है? चौथी सर की कौन सी है? सर फोर्थ। ग्रुप में डाल दिया है शायद, मृदुल ने ग्रुप में डाल दिया बेटा, ग्रुप में डाल दिया है, प्लीज एक बार आप चेक कर लेंगे। ठीक मैम हाँ जी असाइनमेंट नंबर 2 में आपने अष्टांग योग और अष्टांग आयुर्वेदा टॉपिक दिया है, वो बता दो आप, आपने मुझे ही दिया है वो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अष्टांग आयुर्वेद जानना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, दोनों में डिफरेंस भी। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, चलिए। अच्छा, डिफरेंस के लिए आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप
मैं आप लोगों को भेज रही हूँ। अष्टांग आयुर्वेद में पहला जो है वो है काया चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन की जो हम बात करते हैं काया चिकित्सा या काय चिकित्सा करके भी हम बात करते हैं। दूसरा है हमारा बाल चिकित्सा, ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो बाल रोग विशेषज्ञ जिनको हम कहते हैं, आयुर्वेद में भी उनको हम बाल चिकित्सा कहते हैं। तो दूसरा है बाल चिकित्सा। तीसरा है ग्रहण चिकित्सा, यानी कि साइकोलॉजी के बारे में हम इसमें बात करते हैं। ग्रह चिकित्सा जिसको हम कहते हैं, ग्रह चिकित्सा यानी साइकोलॉजी के बारे में पूरा का पूरा, जो हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है और जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके बारे में, या डिमोनोलॉजी जिसको हम कहते हैं, या ग्रह नक्षत्र किस प्रकार से काम कर रहे हैं उनके विषय में है। और अगर हम मॉडर्न तरीके से बात करें तो साइकोलॉजी हमारी किसी के ऊपर छाया पड़ी है, क्या पड़ा है, साये की हम बात करते हैं, तो वो सारी की चीजें जो ग्रह चिकित्सा के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके बाद है जो हमारे ऊपर क्लाविकल से ऊपर के जो जितने हैं हम उसको उदान ग्रह चिकित्सा करके हम उसको बोलते हैं, यानी कि हमारे क्लाविकल बोन से ऊपर की, यानी कि सर की जितने भी रोग होते हैं उनसे संबंधित चिकित्सा है उसको हम ऊर्ध्व व्यान या ऊर्ध्वांग चिकित्सा कहते हैं, हम उसको ऊर्ध्व अंग चिकित्सा। तो यहाँ से गले से ऊपर के जितने भी रोग होते हैं हमें, वो भले वो मस्तिष्क के रोग हों, आंखों के रोग हों, कान के रोग हों, नाक के रोग हों, मुंह के रोग हों, गले के रोग हों, तो ऊर्ध्वांग चिकित्सा में इसको कहते हैं। ये चौथी चिकित्सा हुई। पांचवी है शल्य चिकित्सा, सर्जरी इसको हम बात करते हैं, सुश्रुत का नाम हम जिसमें लेते हैं, तो वो शल्य चिकित्सा हो गई। उसके बाद हो गया हमारा टैक्सोलॉजी यानी कि टॉक्सिकोलॉजी, जिसको हम जहर के विषय में, डिफरेंट दवाइयों के विषय में, उनके कैसे अनुपान होते हैं इनके विषय में हम बात करते हैं, है ना, जिसको हम दंश चिकित्सा करके बोलते हैं, दंश चिकित्सा, या हम इसको टॉक्सिकोलॉजी की बात करते हैं। उसके बाद है जरा चिकित्सा, किस तरीके से हम रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है, रिजुविनेट करने के कौन कौन से तरीके हैं, इनके बारे में हम इसमें बात करते हैं। और जो आठवीं चिकित्सा है वो है वर्ष चिकित्सा, जिसको हम इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा, वर्ष चिकित्सा को कैसे करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा मुझे पढ़ने दीजिए, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। या वृष चिकित्सा भी हम इसको कहते हैं। ओके, फर्टिलिटी के बारे में, जिसमें जो हम बोलते हैं ना कि अश्वगंधा खाओ, ये सब चीजों के बारे में, जो मेन और वुमेन के जेनिटल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, और उस जो सेक्स जो आपकी हेल्थ के लिए, सेक्स हेल्थ के लिए जो चिकित्सा हम करते हैं, ये वृष चिकित्सा भी हम इसको कहते हैं। तो ये हमारे जो फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाएं और जो रीजनरेशन की जो पावर है उसको कैसे बढ़ाएं, सेक्स पावर है उसको कैसे बढ़ाएं, इसकी ये चिकित्सा है पूरी की पूरी। कैसे स्ट्रेंथ को बढ़ाएं और जो स्पर्म की जो क्वालिटी है उसको कैसे बढ़ाएं, और हर्बल मेडिसिन इसमें पूरी तरीके से यूज करनी होती है। आपको पता है आयुर्वेद में हम अश्वगंधा के बारे में बात करते हैं, और हम और भी बहुत ढेर सारी मेडिसिन हैं उनके बारे में इसमें बात करते हैं। तो ये आपके अष्टांग आयुर्वेद ये है। तो ये 8 अंग हो गए आयुर्वेद के, जिसमें कि मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। जो पहली चिकित्सा है दैट इज काया चिकित्सा, जो इंटरनल मेडिसिन की बात कर रहे हैं। उसके बाद है बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और दंश चिकित्सा, जरा चिकित्सा और वृष चिकित्सा। अच्छा, जो वृष चिकित्सा है इसका कोई दूसरा नाम भी है क्या? क्या नाम है? मैम गर्भ संस्कार इसी में गर्भ आता होगा। संस्कार। ओके, अच्छा, इसके अंदर गर्भ संस्कार की चिकित्सा भी होती है। तो दिस इज अष्टांग आयुर्वेदा,
ठीक है। अब इसका अष्टांग योग के साथ क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में अंतर जरूर है ना, क्योंकि हमने डिफरेंस देख रहे हैं। उसमें हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात करते हैं, वो अष्टांग योग है। और ये अष्टांग आयुर्वेद है। अष्टांग आयुर्वेद में जो इसमें पूरी की पूरी तरीके से हम चिकित्सा की बात कर रहे हैं, और वो मानसिक चिकित्सा है। पहला अंतर तो यही है कि जो अष्टांग योग है वो पूरी की पूरी तरीके से हमारे मन और उसकी डिफरेंट वृत्तियों को कैसे हम कंट्रोल में करें, इसकी चिकित्सा है ना। और ये शरीर की चिकित्सा है। पहला अंतर तो यही है कि वो मन की चिकित्सा है और ये शरीर की चिकित्सा है। हाँ, इसमें जो ग्रह चिकित्सा है ना, उसको थोड़ा बहुत हम चीजों से जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रह नक्षत्रों के बारे में बात है और डिफरेंट एनर्जीज के बारे में बात है। एक्चुअली जो ग्रह चिकित्सा है, ग्रह वो एनर्जीज के बारे में, डिफरेंट जो एंटिटीज हैं, एनर्जीज हैं, उसके बारे में उसमें बात है, और उनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ये सब उसके विषय में बात है। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। एक मन का विज्ञान है और एक शरीर का विज्ञान है। और इसमें जो पैरासाइकोलॉजी है ना, वो ग्रह चिकित्सा में है जरूर, पैरासाइकोलॉजी के बारे में बात है। तो इस तरीके से हमारा जो अष्टांग जो आयुर्वेद है और अष्टांग योग है, इसमें अगर हम फिजिकली की बात करें तो अष्टांग योग में आसन के बारे में हम बात कर सकते हैं, जो कि फिजिकल बॉडी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन वो भी हम योगासन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम प्राणायाम कर सके, 3 घंटे से ज्यादा एक स्थान पर बैठ सकें, ताकि हम प्राणायाम कर सकें। प्राणायाम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि कर सकें। बेसिकली अष्टांग योग इसलिए बोला गया है। अष्टांग योग का जो उद्देश्य है वो समाधि है, और अष्टांग आयुर्वेद का उद्देश्य है वो हमारे शरीर और मन की चिकित्सा से है, ताकि हम 100 वर्षों तक बिना किसी परेशानी के पूरे बल और वृद्धि के साथ हम स्वस्थ जीवन यापन कर सकें, है ना। हमारे दुखों, जो हमारे आतुरता है उसका शमन हो, हमारे दुखों का नाश हो, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी हो, इसके लिए हमारा अष्टांग आयुर्वेद है ना। तो जो काया चिकित्सा है, बेसिकली आपकी जो जठराग्नि है उसको किस किस तरीके से हम उद्दीप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर काम करती है। आपकी पाचन शक्ति कैसे अच्छी हो, इसके ऊपर काम करती है। आपका भोजन कैसा हो, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इनके विषय में बात करती है ना। तो ये हमारा अष्टांग आयुर्वेद है। और इसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। आठों जो अंग हैं उनके नाम पता होने चाहिए, और उसके अंदर कौन कौन सी है। मृदुल, क्या कर रहा बेटा? क्या लिख रहे हो? वो मुझे नहीं लगता ऐसा कि आप वो लिख रहे हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी चिकित्साएं हैं। तो आई होप आप लोगों को अष्टांग आयुर्वेद में समझ में आया होगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज अभी भी पूछ सकते हैं। अष्टांग आयुर्वेद में क्या क्या चीजें हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो मैम। ओके, हरदीप मैम, लाल सर, हाँ जी, कोई हाँ जी, हाँ जी मैम। सब क्लियर हो गया हाँ ना जी, सर? हाँ जी बिल्कुल जी, ठीक है। तो आज इतना काफी है। बहुत शांति पाठ करें। मैम यस मैम। अगली क्लास में जब थोड़ा सा ना एक कंफ्यूजन है कि जो पहला यूनिट 1